Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 4 of this chapter. चैप्टर का नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का केमिस्ट्री पार्ट अभी में चल रहा है। इससे पहले हम इसी सीरीज में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, विच यू कैन सी, विच यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर atoms and molecules and the topic is how to write chemical formulae or chemical formula. Okay, so let's begin the chapter. Now सबसे पहली बात, केमिकल फॉर्मूला आपको कैसे लिखा जाए, इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है आपका टेबल 3.6। अगर आपको टेबल 3.6 अच्छे से याद नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को टेबल 3.6 अच्छे से याद नहीं है, यू कैनॉट राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टेबल 3.6 अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज आपको क्या आती है कि टेबल 3.6 बहुत ही अच्छे से लर्न आपने कर रखा है, और अगर आपसे कोई भी रेडिकल या कोई भी आयन का फॉर्मूला पूछा जाए देन यू आर रेडिली टेलिंग द आंसर। ओके, सो लेट्स से अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। There are certain rules. With the help of these rules only you can learn how to write the right chemical formula. How to write the right chemical formula. सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए रूल्स के बारे में। ठीक है, सो रूल नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट रूल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको वैलेंसी या चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, वैलेंसी और चार्ज ऑन दी एटम, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपने 50% काम कर लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो दैट विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। जनरली मेटल्स को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मेटल इन द लेफ्ट हैंड साइड LHS आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एंड जो नॉन मेटल होता है वो होता है राइट हैंड साइड में। अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेटल्स को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए एक एग्जाम्पल जो वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड के अंदर देखिए क्या होता है। सोडियम तो मेटल है, आप लोगों को पता है, मेटल की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है दैट आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस क्लोराइड पार्ट Cl, दैट इज नॉन मेटल। ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम टाइम, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पार्ट इज ए मेटेलिक पार्ट एंड देन ऑक्साइड पार्ट इज फ्रॉम नॉन मेटल। सो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पॉली एटॉमिक आयन भी प्रेजेंट हो सकता है, और पॉली एटॉमिक आयन को ही हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया था, पॉली एटॉमिक आयन, जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल। तो ये जो पॉली एटॉमिक आयन जो रेडिकल होता है, इसको क्या है कि आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, दिस इज रिटन इन ब्रैकेट। कभी कभी, यानी हमेशा नहीं, हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी। तो जब वैलेंसी इक्वल नहीं होती है, जब दोनों आयन्स की, दो आयन कौन से होंगे यहाँ पे, कैटायन और एनायन, तो जब दोनों की वैलेंसी इक्वल नहीं होती है, इन दैट केस आपका जो पॉली एटॉमिक आयन होता है उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि हम जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं या जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बाइनरी कंपाउंड्स। किसके लिए होता है ये, ऑल दीज आर एप्लीकेबल टू बाइनरी कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये है कि बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। सो यू शुड नो दैट
अगर किसी कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो बाइंड होते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट बाउंड बाई ए बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, वो बाद की बात है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। इसी की बात कर लेते हैं, हम NaCl की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाना है हमें? सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आपके पास सबसे पहले नाम होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाम आपके पास होगा तो उस नाम के अकॉर्डिंगली आपको नाम उसका फॉर्मूला बनाना है। आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, उसका सिंबल सोडियम का Na होता है, ओके। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके लिए फिर से आपको टेबल 3.6 आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे टेबल 3.6, तो जब आप टेबल 3.6 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम प्लस, यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड की बात करें तो Cl होता है इसका सिंबल, क्लोराइन से आइड का मतलब है यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है, तो इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव का 1 चार्ज होगा। इतना लिखने के बाद इनको दोनों को थोड़ा पास में लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको चेक करना है कि क्या चार्ज दोनों में इक्वल है या अनइक्वल है। जब दोनों में चार्ज इक्वल होता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको इनको दोनों को बिल्कुल पास में लिखना है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर प्लस यहाँ पर देखें तो 1 है और यहाँ पे भी -1 है। पॉजिटिव चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज है, दैट इज वाई द फॉर्मूला बिकम्स हियर NaCl। इसी एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बनाना चाहते हैं आप बनाना चाहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट यू वांट टू मेक? कैल्शियम क्लोराइड। सो हियर अगेन कम टू द टेबल, विच टेबल? टेबल 3.6। कैल्शियम के बारे में देखिए, वहाँ पर कैल्शियम का फॉर्मूला सिंबल Ca होता है और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2+ होता है, ठीक है। क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड के ऊपर अभी हमने देखा था यहाँ पे Cl- सिंगल चार्ज है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अनइक्वल है अमाउंट में, ठीक है। ये +2 है, ये -2 है। जब ऐसा केस होता है तो उस केस में अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है तो आपको क्रिस क्रॉस करना होता है। क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं, यहाँ का चार्ज हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ का चार्ज हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है देखिए, अब यहाँ पर तो 1 है, 1 को जनरली लिखा नहीं जाता है, ठीक है, नो नीड टू मेंशन 1, लेकिन ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। सो हियर इट इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, यू वांट टू मेक सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड, स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी या ध्यान से नहीं देखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इट इज सोडियम नाइट्राइड, D, ओके, इट इज D। सोडियम नाइट्राइड बनाना चाहते हैं आप, इसके लिए देखिए सोडियम है, सोडियम के लिए आप फिर से वही हमारा टेबल में देखिए सोडियम का Na+ होगा। नाइट्राइड की बात करेंगे तो इसका होता है N3-। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे दोनों में चार्ज इक्वल है। ऑपोजिट चार्ज तो हमेशा ही मिलेगा, कंफर्म है, बट चार्ज इज हियर इक्वल और अनइक्वल। सो दिस प्लस चार्ज विल कम हियर एंड देन दिस यूनिट इज कम हियर, सो इट बिकम्स Na3N। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल था इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं आप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हमारे टेबल के अकॉर्डिंग होता है Mg2+, ठीक है, Mg2+। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है OH-। अब देखिए यहाँ पर मेरे को कॉल कर देना, है ना, खेलोगे ना? हाँ, अभी खेलना है ना? हाँ।
यस, मैग्नीशियम 2+ एंड और हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज है। ध्यान रखिएगा, दोनों चार्ज अनइक्वल है तो क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस में ये यहाँ का चार्ज इधर लिख देते हैं और यहाँ का चार्ज हम यहाँ लिखते हैं। 1 लिखा हुआ है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बनता है MgOH। अब देखिए, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। यहाँ पे अभी मैंने लिखा था पॉली एटॉमिक आयन या रेडिकल जो होता है उसके इसमें अपने को ब्रैकेट का यूज़ करना है। यहाँ पर हमने इसके लिए ब्रैकेट का यूज़ किया है। लेकिन हमेशा ही ब्रैकेट का यूज़ करना होगा क्या? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा एक नेम और उस नेम का आपको बताना है फॉर्मूला, अमोनियम, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लोराइड। चलिए ब्रोमाइड लिख देते हैं इस बार, अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम ब्रोमाइड कैसे बनेगा? अमोनियम का फॉर्मूला आपको देखना है टेबल से, टेबल 3.6 NH4 प्लस। ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड Br- पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन अमाउंट। दोनों इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं हम? क्रिस क्रॉस करते हैं। ये यहाँ पर आता है और ये यहाँ पर आता है। दोनों को जब आप इक्वल करके लिखेंगे तो ये NH4Cl। यहाँ पर देखिए हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। why do we not need bracket here? Because the positive charge and the negative charge is equal. ठीक है, so these are some important examples. These are some important examples. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6, सोडियम का ऑक्साइड बनाना है हमें। क्या बनाना है हमें? सोडियम का ऑक्साइड बना लेते हैं अभी, जस्ट वेट कीजिए। देखिए सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो ये है कि सोडियम ऑक्साइड लिखिए। ये हमने लिख दिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na+। सोडियम का फॉर्मूला Na+ और ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-। चार्ज इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है, तो यहाँ का चार्ज इसके पास और ये वाला चार्ज इसके पास, तो ये बन जाता है आपका Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरह से दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन तो आपको देगा नाम देने के बाद आपसे पूछेगा फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या? आपको फॉर्मूला देगा और उसका नाम पूछेगा। तो मैं दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग इनका आंसर, all of you write down, note it down the questions in your notebooks and इनके आंसर्स को भी लिखिए और उसके बाद में जो है वो सबमिट कीजिए। ठीक है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस सेट, दिस इज practice set 1 or you can say simply practice set A, and in the right side it is practice set B, practice set B। ठीक है, दोनों को ही आपको लिखना है नोटबुक में और उनके जो आंसर्स है उनको अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको सबमिट कीजिए। ठीक है, नंबर 1 देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। फर्स्ट आपको जिसमें मैं नाम लिख रहा हूँ उसमें फॉर्मूला लिखना है, जिसमें मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका नाम लिखना है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सेकंड जो है वो है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉपर, ब्रैकेट में लिखा है सेकेंड, देन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। नंबर 4 है आपका आयरन, आयरन थर्ड कार्बोनेट, दिस इज द थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन, फिफ्थ वन इज जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक hydroxide, this is the 5th number, then the next one is 6th number. Okay,
इन सभी के जो फॉर्मूले है उसके लिए फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो टेबल है वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम, चलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर 7, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। नंबर 8 लीजिए आप। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। नंबर 9 देखिए आप लीजिए, आयरन का हो गया, अमोनियम, यस अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है नंबर 10 देखिए, लेना है आपको सिल्वर का कोई भी कंपाउंड, सिल्वर, और सिल्वर में भी कौन सा, क्लोराइड, सिंपल सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, इन एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है, और इनके आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, पहले उसका लेफ्ट पार्ट, उसका राइट पार्ट, फिर उसका ऊपर चार्ज, इसका ऊपर चार्ज, फिर इनको हमने क्रिस क्रॉसिंग कराते हैं, और उसके बाद फिर उसका चार्ज, ऐसे लिख के आपको क्या करना है, इनका नेम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉरी, नेम क्या, नेम तो ऑलरेडी रिटन है, इनके फॉर्मूली जो होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको इसका अपोजिट करना है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसका जो नाम होगा वो आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो आपको नहीं आता है या जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है, फॉर दैट you are free to call, you are free to ask in chat box or in comment section, or you can also contact my WhatsApp number, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट बी है। प्रैक्टिस सेट बी में आपको मैं फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, और उन फॉर्मूले जो है उनका आपको क्या करना है, बोलिए, आपको क्या करना है, उनका आंसर बताना है, ठीक है। CuO, इसका नाम बताना आपको। नेक्स्ट है आपका AgOH, ठीक है, AgOH। चलिए इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, नो नीड हियर ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद में NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, नेक्स्ट आता है आपका CaCO3, दैट इज, अच्छा नाम नहीं बताना है मुझे, है ना, वरना तो आप लोग लिख दोगे, जो मैं नाम बोलूँगा वही तो आपको लिखना है। ओहो, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। आपको नाम नहीं बताऊँगा मैं, सिर्फ फॉर्मूला ही बोलूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसे दिस वन NaOH, क्या बोलते हैं इसको मुझे भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CaCl2। नेक्स्ट है आपका आयरन, दैट इज FeOH होल थ्राइस। नेक्स्ट है आपका अमोनियम 3PO4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिए, कोई भी एक एग्जांपल और देख लीजिए जल्दी से। सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक का हो गया क्या, जिंक का नहीं हुआ। चलिए जिंक का ले लेते हैं, और जिंक का आपको बनाना है, जिंक का क्या बनाना है, सल्फाइड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करना है, इनके आंसर्स आपको बताना है। और अगेन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले क्या कीजिए, इनके लिए आप टेबल 3.6 अच्छे से लर्न कीजिए। इफ़ यू प्रिपेयर द टेबल 3.6 thoroughly, then only you can do all these exercises, okay। यही तभी आप इसको
कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात मानेंगे और टेबल को भी लर्न करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आई एम रेडी टू हेल्प फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नया टॉपिक है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, कभी कभी मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास भी बोला जाता है। मोलर मास इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा है, डेफिनेशन क्या होगा, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी जो एटम्स होंगे उन सभी का अपना इंडिविजुअल जो है एटॉमिक मास है, उसको आप ऐड कर दीजिए। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, the sum of atomic masses present in a molecule is called molar mass या molecular mass is called molecular mass या molar mass। ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया, हमें लिए तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, एग्जाम्पल्स विच कैन हेल्प अस फॉर द लर्निंग। ओके, सो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि CH4, इस CH4 को बोला जाता है मीथेन। मीथेन का आपको मोलर मास बताना है। मीथेन का क्या बताना है आपको, मोलर मास या मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीथेन के लिए देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन। इस एक कार्बन का कितना होता है, 12 यूनिट होता है। ये क्या है, एक कार्बन का एटॉमिक मास, एक कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था टेबल 3.5 होगा वो, है ना, इससे पहले जो उसमें एटॉमिक मास वाली वैल्यू गिवन थी, ठीक है, वो याद करने के लिए। तो अगर वो याद है तो आप इसको कर पाएंगे। ये तो हो गया एक कार्बन का। फिर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर ऐड करना है आपको, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट हाइड्रोजन को ऐड करना है। यहाँ तो एक कार्बन था, यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन है, 4 है। एक हाइड्रोजन का होता है 1U, ठीक है। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये आता है आपका 16U, यानी कि ये आपके मीथेन का मोलर मास है। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए उसका, CO2। कार्बन कितना है, 1। एक कार्बन का कितना होता है, 12U, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 12U और ये हो गया आपका 32U। दोनों को ऐड कर दीजिए, देन इट बिकम्स 44U। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन इन द सेंस कि उनको आपको हमेशा ही याद रखना होगा। ओके, दे आर टू बी केप्ट इन योर परमानेंट मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये है एग्जांपल नंबर 3। आपको याद करना है, आपको फॉर्मूला मोलर मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MM। मोलर मास या मोलिकुलर मास, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। कैल्शियम का बताना है। सबसे पहले कैल्शियम की बात करें, एक कैल्शियम का एटम है यहाँ पर और एक का होता है, कितना होता है भाई कैल्शियम का, 40U। कितना होता है, 40U। 1 कैल्शियम एटम एंड दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट। नेक्स्ट 1 कार्बन इज देयर एंड 1 कार्बन इज containing 12U. Then how many oxygen, 3 atoms of oxygen, 1 oxygen atom contains 16 unit. Okay, now add them separately, it becomes 40U, it is 12U and this is 48U, so total becomes 100U, that is unified mass. Okay, now these are some basic questions, these are some questions for exercise purpose. Now I am giving you one more assignment, that is practice set number C for today. Practice set C
सी। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट बता दिए थे, ठीक है। जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको क्या करना है, इनके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसमें CE होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर सी। जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ उन मॉलिक्यूल्स का आपको मोलर मास फॉरएवर, इन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पर आपको कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए HNO3 का CH4 का हमने देख लिया, HCO2 का हमने देख लिया और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, यस, चलिए इसी की बात कर लेते हैं हम। HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट आता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका आता है CH3COOH, इसका भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ऊपर वाले को एसिटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसका बाद में आपका अमोनिया, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं बताया आपको, फॉर्मूला आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूकोज हो गया, इसके बाद में सुक्रोज, ठीक है, ये भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इसके बाद में यूरिया, इसका भी फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका आता है ईथेन। नेक्स्ट क्या आता है, ईथेन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, CH3CH3, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आप लिखिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट इसमें लिखिए आप नंबर 24, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 13 लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 14 इसमें लिखिए आप कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और नेक्स्ट लिखिए आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट लिखिए इसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखिए इसमें आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर आप क्या बोलेंगे उसको, यूरिया का तो मैंने यहाँ बता ही दिया है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2। नेक्स्ट आता है इसके बाद एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और लास्ट वन है 20 नंबर, दैट इज आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जिनका मोलर मास आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए ये तो था मोलर मास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम मोलर नहीं यानी कि मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, तो उस कंडीशन में उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। और जब कोई ऐसा फॉर्मूला होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका फॉर्मूला मास यूनिट निकाला जाता है, ठीक है। कब यूज करते हैं हम ऐसा, ध्यान से सुनिए कि कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपाउंड को हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो उस सब्सटेंस के लिए जो है उसके अंदर जितने भी जो एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा उसका हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। एंड दैट सम इज द फॉर्मूला मास यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। सो एग्जाम्पल, फॉर्मूला यूनिट मास का एग्जाम्पल भी वही तरह से उसी से हिसाब से निकालेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर हमें देखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि PO4 3- का आपको बताना है। ये कोई एक फॉर्मूला है, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला। हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला
मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले पी का बताना पड़ेगा आपको। फॉस्फोरस का जो है 18 एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और 4 यहाँ पर एटम है टोटल। तो कितना हो गया ये 32 है और ये 64 है। 32 प्लस 64 दैट बिकम्स 96 U। अब आप कहेंगे कि इसका क्या करें, इसको भूल जाइए। जब हम फॉर्मूला यूनिट मास लिखते हैं तो वहाँ पर चार्ज का कोई रोल नहीं होता है। देयर इज़ नो रोल ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसे ही आपको लिखना है सल्फेट का, कि सल्फेट का फॉर्मूला मास यूनिट क्या होगा। ऐसे ही आपको लिखना है कार्बोनेट का क्या होगा। नेक्स्ट आपको लिखना है हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 माइनस का। नेक्स्ट आपको लिखना है सल्फाइड का SO3 -2। नेक्स्ट आपको लिखना है NO3 माइनस। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके फॉर्मूला यूनिट मास आपको इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने ये समझाया है वो बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। द नेक्स्ट वन इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमें बात करनी है मोल कॉन्सेप्ट की। सबसे पहली बात, मोल क्या है? एक तो मोल इंग्लिश वाला होता है जो आप लोग समझते हैं, काला काला जो होता है ना स्किन के ऊपर एक स्कार के जैसा, जिसको हम बोलते हैं तिल, ठीक है। हिंदी में तो इसको तिल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरी स्किन के ऊपर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है एक मोल। ये तो है इंग्लिश वाला मोल यहाँ पर, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये मोल इंग्लिश वाला नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या बताता है, या व्हाई इज मोल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई एक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। और वो एग्जांपल हमने लिया नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस अमोनिया। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज नाइट्रोजन गैस, दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज अमोनिया गैस, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक मॉलिक्यूल किसका, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर ये है 3 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल है ये? 3 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल। और अमोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ उसके कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ? 3 के बाद ये बन गया 2 मॉलिक्यूल्स। ये 3 मॉलिक्यूल्स और ये 2 मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, ध्यान से सुनिए, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का जब 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है, कंबाइन करने का मतलब रिएक्शन करता है, तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स का, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? आपको याद रखना होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम है और इंटू कर देते हैं 14U से, कितना हो गया? 28U। ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम हैं? 6 एटम्स हैं और एक हाइड्रोजन का होता है 6U हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम तो ये हो गया 2, यानी कि ये 2 इंटू इस पूरे का कितना होता है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 17U, दैट इज इक्वल टू 34U। क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि जब नाइट्रोजन का 28 यूनिट एटॉमिक मास हाइड्रोजन के 6 यूनिट मास के साथ कंबाइन करता है तो अमोनिया का 34 यूनिट ऑफ मास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट, 34 यूनिट मोलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो, उसका यहाँ पर क्या होता है?
प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, और किसी केमिकल रिएक्शन को आप उसका जो एटॉमिक मास या मोलर मास है उसकी फॉर्म में भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मोलर मास की फॉर्म में हो गया, और ऊपर वाला जो है वो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ 2 एटम्स को ही पकड़ के रखें और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम्स को, मीन्स टोटल यहाँ पर 6 एटम्स को पकड़ के रखें, यानी सिर्फ हम 2 नाइट्रोजन के एटम्स लें और हाइड्रोजन के 3 एटम्स लें और फिर उनको बोलें कि भी रिएक्शन करो और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? रियलिटी में, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रियल में क्या होता है, किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो नंबर होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स इज इन बिलियंस और मिलियंस। ठीक है, लाखों में होती है। तो फिर क्या करें हम, लाखों में जो नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कैसे बताएंगे क्वांटिटी को, किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को। तो किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को ही डिनोट करने के लिए द वर्ड वाज यूज्ड, दैट वाज मोल। ठीक है, एक नया वर्ड, एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस कराया गया। क्या नाम था उसका? एक नया वर्ड, न्यू यूनिट सब्सटेंस के लिए, जो कि बताता है क्या कि किसी भी सब स्पीसीज का एक मोल कितने का इक्वल हो सकता है। 1 mole of any species, 1 mole of any species। अब ये स्पीसीज क्या हो सकती है? ये एटम हो सकता है, यस। ये मॉलिक्यूल हो सकता है, यस। ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, यस। और इसके साथ में ये कोई पार्टिकल भी हो सकता है, इट मे बी एनी काइंड ऑफ पार्टिकल। ये क्या हो सकता है? पार्टिकल भी हो सकता है। 1 मोल किसी स्पीसीज का, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, ये जो है वो किसके इक्वल हो सकता है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि उसके अंदर उतनी क्वांटिटी होती है जितना उसका ग्राम के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मास या उसका मोलर मास होता है। दैट इज क्वांटिटी जिसके अंदर इतने मास के इक्वल होता है जितना उसका ग्राम में मास होता है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज कंटेन्स दैट substance in grams equal to its atomic mass और मोलर मास। डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आप लोगों को डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आए, हो सकता है डेफिनेशन से आपको कुछ से समझ में नहीं आए। तो फिर क्या करेंगे हम? हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन को सिर्फ याद रखेंगे, याद जैसे भी करेंगे याद रखेंगे, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है अमेलियो एवोगैड्रो। क्या नाम है साइंटिस्ट का नाम? अमेलियो एवोगैड्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट गैड्रो। और इन्होंने एक नंबर दिया, मोबाइल नंबर नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, एक वैल्यू दी उन्होंने एक्चुअली कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा उसमें कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस होंगे। और इस नंबर को बोला जाता है, एक नंबर दिया उन्होंने, है ना, और उस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन Na।
दिस इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। कभी कभी इसमें आप इसको N0 भी लिखा हुआ मिल सकता है, N नॉट के फॉर्म में भी लिखा हुआ बोलता है, बट जनरली Na ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल a कर देंगे तो सोडियम बन जाएगा, इसलिए हम स्मॉल यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, एक मोल किसी भी स्पीसीज का उतने 1 ग्राम के इक्वल होता है जितना उसका एटॉमिक मास या उसका मोलर मास होता है। लेकिन उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये वो नंबर है जो एक मोल किसी सब्सटेंस में होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे आप लोगों को याद होगा, हम जब मार्केट में जाते हैं तो जैसे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको नोटबुक्स परचेज करनी है, तो कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसके लिए नोटबुक्स जो है उनकी नंबर 1 या 2 तो नहीं होगी ना कि 1 या 2 नोटबुक लेनी है। ऑलमोस्ट वो 10-12 नोटबुक्स परचेज करेगा, और जब जैसे ही 12 नंबर हो जाता है, 12 नोटबुक दर्ज कंप्लीट होता है, एक 12 नंबर का जो नोटबुक होता है 12 नंबर, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डजन। दैट इज़ कॉल्ड डजन। अब आपको अंडरस्टैंड है, अच्छे से पता है कि 1 डजन जो होता है, 1 डजन जो होता है उसमें कितने यूनिट होते हैं? 12 यूनिट। कोई भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के अगर आप 1 डजन बोलेंगे तो उसका मतलब है कि उस चीज़ की 12 यूनिट्स है। इन द सेम वे एक और होता है यूनिट, ग्रोस। 1 ग्रोस। अब ये ग्रोस क्या होता है? 12 डजन। जब 12 डजन बन जाता है तो 12 डजन को ही हम क्या बोल देते हैं? 1 ग्रोस, एंड दैट इज इक्वल टू 144 यूनिट्स। 144 यूनिट्स कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है एक प्रकार से कि आपसे बोले कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, या एक मोल में कितने नंबर होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के, तो आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपको अगर ये याद है तो फिर आप इसकी हेल्प से बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इससे पहले आपको एक टेबल, सॉरी नॉट ए टेबल, एक फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट कौन सा है? फिगर 3.5। फिगर 3.5 ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, और इसको देखिए अच्छे से लर्न करना है, इसको अच्छे से समझना भी है। ऊपर जो बॉक्स बनाया हुआ है, 3 बॉक्स बने हुए हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट जो रो तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, एक ऊपर है और 2 उसके सब लेवल में है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का 1 मोल है आपके पास। कितना? 1 मोल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसमें कार्बन के कितने एटम हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल के अंदर इतने कार्बन एटम होंगे, ये आपको नंबर याद रखना है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आपके पास सब्सटेंस है तो उसमें इतने सारे यूनिट्स होंगे। अगर वो सब्सटेंस एटम है तो इतने एटम्स होंगे, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो सब्सटेंस आयन है तो उसमें इतने सारे आयन्स होंगे, अगर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आपसे पूछे कि आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इन द सेम वे आपसे पूछे कि आपके पास 1 डजन बनाना है, आपके पास 1 डजन बनाना है, कितना है? 12। आपसे पूछे कि आपके पास 1 ग्रॉस पेन है, कितने पेन है? 1 ग्रॉस। कितने पेन है टोटल आपके पास? इजीली आप बता सकते हैं आपके पास 144 पेन है। इन द सेम वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमने डजन के लिए और ग्रोस के लिए ये वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे लिए वैसे ही आपको ये भी याद रखना है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्पीसीज का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी स्पीसीज का 1 मोल होता है, उसमें इतने यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। Okay students, so right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.